नमस्कार मित्रों, आप सबका एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कुंडली के माध्यम से हम कैसे बहुत सरल तरीके से ये जान सकते हैं कि कौन सी वो दशाएं, वो समय काल, वो टाइम पीरियड्स होते हैं जिनमें व्यक्ति की शादी होती है और उनको कुंडली के माध्यम से कैसे देखा जाता है, उसको हम एग्जाम्पल चार्ट्स की मदद से भी आज समझेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये नंबर नीचे शो किया जा रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं कोर्सेज के लिए भी और कंसल्टेशंस के लिए भी। तो अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि कैसे बहुत सरल तरीके से अपनी कुंडली से आप ये देख सकते हैं कि कौन से ऐसे टाइम पीरियड्स होते हैं या हो सकते हैं जिसमें व्यक्ति का शादी ब्याह होता है। और इसमें जो है 3-4 ग्रह हैं, पैरामीटर्स हैं जिनको हम लेके चलते हैं। अगर उनका टाइम पीरियड चल रहा होगा तो वो आपके केस में शादी ब्याह दे पाएंगे। तो सबसे पहले 2-3 ग्रह जो कि जिम्मेदार बनते हैं, मतलब कुछ एक ग्रह, उनको हमें कंसीडर करना होता है। तो पहले नंबर पे आता है तिथि का स्वामी। तो तिथि का स्वामी जैसे आप किसी वारेश होता है कि भाई आप किसी दिन पैदा होते हैं, सोमवार, मंगलवार, रविवार, कोई भी दिन, ऐसे ही आपकी एक तिथि में भी जन्म होता है। तो वो तिथि कौन है, उसका स्वामी ग्रह कौन है, तो उसकी टेबल आपको दिखाई जा रही है, आप उसे देख सकते हैं। उससे अपना तिथि का स्वामी निकाल लीजिए। अब जो तिथि का स्वामी है वो पहले नंबर पे शादी ब्याह चलाएगा। तो उसका अगर मान लीजिए दशा है, अंतरदशा है और मैरिजेबल एज है, तो ये भी ध्यान रखना होता है कि एक योग जो है हमें ये देखने होते हैं कि भाई इस व्यक्ति के इस उम्र पे शादी होने के योग हैं। अब ये सब अर्ली मैरिज, डिलेड मैरिज, सीवियरली डिलेड मैरिज, नो मैरिज, ये सब के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में पहले ही बहुत वीडियो बनाए जा चुके हैं। ऊपर वो प्लेलिस्ट का जो है आप लिंक दिखाया जा रहा है, आई बटन क्लिक कीजिए, उसमें आपको मैरिज रिलेटेड आज तक जितनी भी हमने बातें की हैं कि शादी, जल्दी शादी के योग, देरी से शादी के योग, पति पत्नी कैसा होता है, कैसे उसे कुंडली से निकाला जाएगा, शादी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, और टाइमिंग के ऊपर भी एक वीडियो और पहले बनाया गया है। आज हम कुछ नई चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं, पर उनमें बहुत सारे जो है टॉपिक्स पे डिस्कशन सिर्फ मैरिज को लेके किया गया, तो आप उनको कंसीडर करिए, उनको देख सकते हैं। पर सबसे पहले जैसा मैं कह रहा हूँ कि दशा ग्रह की चले वो अलग बात होती है, आपको ये देखना होता है कि वो उम्र आई है। अगर उम्र नहीं आई है कि भाई मान लीजिए 7वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, बट अब इंसान की उम्र 14-15 साल है, तो ये अर्थ नहीं है कि उसके शादी ब्याह हो जाएगा। तो आपको ये देखना होता है कि भाई हमारे केस में उम्र क्या है जिस पे विवाह होने के योग बनेंगे। कि मान लो किसी के केस में 28 साल है, 25 साल है, 22 साल है, किसी में 35-36 साल है, किसी में 40-42 साल है। तो ऐसे कैसे निकालते हैं, तो वो वीडियोस आप देखें, उससे आपको मालूम चलेगा कि भाई डिलेड मैरिज, अर्ली मैरिज क्या बन रही है मेरे केस में। उसके बाद फिर देखते हैं दशा कि भाई चलो 30 बरस के बाद शादी होने के योग बनते थे, अब 30 बरस जब उम्र हो गई, उससे पहले अगर दशाएं चलेंगी भी तो भी विवाह नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें कि अगर योग एक्टिव नहीं है, इतनी उम्र नहीं आई है, तो फिर आपकी दशाएं भी चलने, परिणाम नहीं दिखेंगे। जब योग एक्टिवेट हो जाए कि भाई इस उम्र के बाद विवाह होगा, उसके बाद अब दशाएं देखेंगे कि अच्छा ये दशाएं गुजर रही हैं, इनमें से अब व्यक्ति का विवाह कब हो सकता है। तो ऐसे इसको देखते हैं। आज हमारा जो फोकस होगा सिर्फ टाइमिंग पे है, बाकी वो योग कैसे निकाले जाते हैं, सब बातें सब ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है, आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कौन से वो ग्रह हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। नंबर 1 तिथि का स्वामी, दूसरा होता है 7वां भाव। तो 7वां भाव विवाह चलाता है, 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी ग्रह। तो 7वां भाव जो जन्म कुंडली में है और जो नवांश कुंडली में है, दोनों कुंडलियों को आपको देखना है। तो लग्न कुंडली में 7th लॉर्ड एंड 7th हाउस, नवांश में 7th लॉर्ड 7th हाउस। उसके बाद आपको देखना है 12वें भाव का स्वामी ग्रह और 12वें भाव में बैठने वाले ग्रह। तो जो ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं, ठीक है, और या फिर जो ग्रह 12वें भाव का स्वामी बन गया है, अगर उनकी भी दशा वगैरह गुजर रही है तो वो भी विवाह दे सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव दाम्पत्य सुख का माना गया है, विवाह को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं उसे। तो इसमें 7th हाउस 7th लॉर्ड, तो जो ग्रह 7वें में बैठे 7वें के स्वामी बन गए, ऐसे 12वें में बैठे 12वें के स्वामी बन गए। और इसको लग्न कुंडली में
नवांश में, दोनों जगह आप देखेंगे। 12वें वाले का जो एलिमेंट है उसे आप लग्न में ही देखेंगे, 7वें वाले का जो पक्ष है उसे आप जन्म और नवांश दोनों में देखेंगे। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स है सिंपल, इनको आपको चेक करना है। अब इसको जो है अप्लाई कैसे करते हैं उनको देखेंगे। और एक बात और, जो तिथि का स्वामी होगा, जो भी बने आपके केस में, तिथि का स्वामी के साथ जो ग्रह बैठे हैं या 7वें भाव के स्वामी के साथ जो ग्रह बैठे हैं उनका भी प्रभाव आता है। ठीक है, या कारक ग्रह हो जाते हैं, जैसे शुक्र विवाह का कारक होता है, गुरु महिलाओं के लिए कारक होता है, तो उनकी भी दशाएं अगर होती है तो वो भी सहायता करते हैं। तो अब आप ये सिंपल 3-4 पैरामीटर्स, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं। अब इनको अप्लाई कैसे करना है इसको देखते हैं उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से। सबसे पहले आप ये कुंडली अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कंसल्टेशंस के केस है अलग अलग। तो अब इसमें इनका टाइम शादी का क्या रहा उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे विवाह हुआ नवंबर 2021 में, ठीक है, 28 नवंबर 2021 में शादी इनकी हुई है। ये एक महिला की कुंडली है। तो अब इसमें इनके विवाह के योग, जैसा मैंने कहा, तो यहाँ पे 30 बरस के बाद, तो 31वें साल में विवाह हुआ है। पर इसमें ये बात ध्यान रखें कि जो दशाएं उस वक्त गुजर रहीं उनको देखें। तो बुध की महादशा, गुरु की अंतरदशा, राहु की प्रत्यंतर दशा, इसमें शादी हुई है। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखें हम अभी सिर्फ दशा समझ रहे हैं, आप मल्टीपल दशास भी यूज़ करते हैं। जैसे विंशोत्तरी दशा ग्रहों की होती है, ऐसे ही राशि दशा होती है, चर दशा जिसे कहते हैं, वो जैमिनी ज्योतिष में होती है, उसे भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं वेरिफिकेशन एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। और गोचर ट्रांजिट पीरियड भी होता है कि भाई उस वक्त कैसे गोचर था, उससे भी। तो तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली जोड़कर हम देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि इस उम्र में इस टाइम पे शादी हो सकती है। यहाँ खाली हम दशा की बात कर रहे हैं, विंशोत्तरी से ही आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले बुध की महादशा थी, गुरु की अंतरदशा थी, राहु का प्रत्यंतर था, जिसमें इनका शादी हुई। तो अब उस वक्त देखें कि पहले हमने कौन सा पैरामीटर देखा, तिथि का स्वामी। तो इनके केस में तिथि का स्वामी कौन है, षष्ठी में जन्म है, तो षष्ठी का स्वामी होता है शुक्र। अब देखिए शुक्र विवाह का कारक ग्रह भी होता है, चौथे भाव में अपनी राशि में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शुक्र का कोई ऐसा डायरेक्ट लेन देन नहीं है। ठीक, तो पहला शुक्र हो गया। फिर बुध आ गया, बुध की महादशा, गुरु और राहु। तो अब जैसे गुरु है तो गुरु महिलाओं के लिए, जैसा मैंने क्या कहा, कारक ग्रह होता है पति का। और इस केस में अगर देखें तो सातवां भाव विवाह, तो 7वें भाव का स्वामी कौन है, सूर्य। वो किसके साथ है, गुरु के साथ है। ठीक है, गुरु के नक्षत्र में भी है, तो गुरु शादी के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार बनता है। ऐसे नवांश में देखें तो 7वें भाव का स्वामी कौन है, मंगल है, गुरु उसके साथ बैठा हुआ है। ठीक है, 7वें भाव के स्वामी लग्न में यानी सूर्य, नवांश में मंगल, दोनों इकट्ठे बैठे हैं नवांश में एक साथ। और उनके साथ कौन है, गुरु है, जिसकी अंतरदशा थी। तो बृहस्पति तो शादी देने के लिए जिम्मेदार बन गया। इसके बाद आता है राहु देखें तो पहली बात क्या है, राहु का सीधा लेन देन कुछ नहीं है। राहु कहाँ है, 12वें भाव में। हमने बात कही 12वें भाव में बैठने वाले ग्रह या 12वें भाव का स्वामी हो जाए तो वो भी रिजल्ट देता है। तो राहु कहाँ है, 12वें भाव में है और नवांश में लग्न और 7वें एक्सिस पर है। तो राहु या केतु दोनों की जिनकी भी दशाएं गुजरती है तो पूरी एक्सिस एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो राहु के साथ केतु भी एक्सिस एक्टिवेट होगी, तो राहु केतु तो लग्न के ऊपर ही, 7वें और लग्न के ऊपर नवांश में है। ये आ गया। अब बुध को समझते हैं। तो देखिए बुध का सीधा संबंध नहीं आ रहा है, देखने को मिलेगा तो या 7वें भाव से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। शुक्र जो कि तिथि का स्वामी बना उससे नहीं है, नवांश में भी नहीं है। अब पर बुध क्या विवाह दे सकता है, रीज़न कि क्योंकि बुध की दशा है तो बुध अपने उन ग्रहों को एक्टिवेट करेगा जो बुध की राशि में या नक्षत्रों में बैठे हैं। तो बुध के राशि में कौन है, सूर्य और गुरु बैठे हैं और तो कोई बैठा नहीं है। तो मिथुन और कन्या दो जो होते हैं वो बुध के भाव हो गए, राशियाँ हो गई। अब क्योंकि बुध की दशा 17 बरस की थी जो कि चल रही थी, तो क्या बुध की महादशा में वो ग्रह भी एक्टिव होंगे जो कि शादी के लिए जिम्मेदार हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी कौन है, सूर्य है। वो बुध की ही राशि में है, लग्न में भी नवांश में भी, दोनों जगह मिथुन राशि में है बुध द प्लेसेस। ऐसे ही नवांश में भी बुध का 7वें भाव का स्वामी कौन है, मंगल है। वो भी कहाँ है, बुध के ही भाव में, बुध की ही राशि में है। तो इसमें बुध क्योंकि महादशा का स्वामी था और वो उन भावों को एक्टिव कर देगा जो जिसका वो कंट्रोलर है, तो वहाँ जो ग्रह बैठेंगे वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो इसमें सूर्य गुरु जो है वो
इसमें एक्टिव हो गए। तो बुध जो है वो रिजल्ट दे पा रहा है विवाह का। और गुरु और राहु, तो गुरु राहु की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, तो इस टाइम पीरियड में नवंबर 2021 इसमें जो है विवाह इनका हुआ। तो यहाँ पे ये जो है कैसे आपको देखना है ये हमने देखा। दूसरा केस यहाँ लेते हैं, सेकंड केस आप देख रहे हैं, इसमें जो है विवाह हुआ नवंबर 2015 नवंबर में। तो अब अगर इसमें देखते हैं, उस वक्त इस केस में गुरु बुध शुक्र ये पीरियड चल रहा था दशा का। तो बृहस्पति महादशा, बुध अंतरदशा, शुक्र प्रत्यंतर दशा। तो अब यहाँ पे जो ग्रह जिम्मेदार है शादी के लिए उसको देखें। पहले तिथि का स्वामी, तो तिथि का स्वामी कौन है? द्वादशी। द्वादशी का स्वामी कौन होता है? बुध होता है, मरकरी। तो अब देखिए बुध की तो अंतरदशा गुजर रही है तो शादी दे सकता है। 2015 में बुध की अंतरदशा थी तो बुध तिथि का स्वामी बना। दूसरा, बुध 12वें भाव में भी बैठा है, 12वें भाव का भी स्वामी है तो भी दे सकता है। तो बुध तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है शुक्र। क्या शुक्र दे सकता है? भाई बिल्कुल, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, नवांश में 7वें भाव का स्वामी है और लग्न में मंगल के साथ है, विच इज 7th लॉर्ड। मंगल 7वें भाव का स्वामी वो शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र भी शादी दे सकता है। बचा गुरु। तुला लग्न के लिए देखें, गुरु को बहुत अच्छा ग्रह नहीं मानते, पर क्या वो विवाह दे सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि नवांश में लग्न में गुरु सीधे तौर पे जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसका संबंध न 12वें भाव से है, न 7वें भाव से है, न 7वें भाव के स्वामी से है। पर नवांश में गुरु 7वें भाव में डायरेक्ट बैठा है, अकेला बैठा है। तो 7वां भाव क्या होगा? विवाह का ही होता है। तो बृहस्पति की महादशा में बुध अंतरदशा, शुक्र प्रत्यंतर दशा, नवंबर 2015 इसमें इनकी शादी हुई। तब इनकी उम्र 30 साल की थी। तो 30 बरस की उम्र में विवाह हो पाया। तो यहाँ पे टाइम देखें अगर तो उसके हिसाब से फिट आ रहा है। तीसरी कुंडली देखेंगे इसमें, तो इसमें जो शादी रही वो रही दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 से अगर देखें तो यहाँ पे कौन सी दशा रही? सूर्य की महादशा, ठीक है, बुध की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा, 8 दिसंबर 2023। तो यहाँ पे सन, मरकरी, वीनस, तो सूर्य बुध शुक्र इस पीरियड में शादी हुआ। तो पहले बुध शुक्र को अगर देखते हैं तो बुध और शुक्र तो पहली बात अब नवांश में सीधे देख पा रहे हैं कि वो 7वें भाव पे ही बैठ रहे हैं। 7वें भाव में शुक्र है, बुध उसको दृष्टि दे रहा है और लग्न में बैठा है, तो ये तो हो ही गया। दूसरा, बुध जो है वो 7वें भाव के स्वामी के साथ भी बैठा हुआ है। तीसरा, बुध इस केस में तिथि का स्वामी भी है, द्वादशी में जन्म है तो तिथि का स्वामी भी बुध ही बना। तो बुध विवाह दे सकता है। मल्टीपल रीजंस हैं उसके पास, क्योंकि बुध तिथि का स्वामी बना, 7वें भाव के स्वामी गुरु के साथ हो गया, नवांश में लग्न और 7वें भाव के साथ उसका संबंध बन गया। तो मरकरी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज। इसके बाद वीनस, वीनस के बाद वीनस रीजन, क्योंकि शुक्र 7वें भाव में नवांश में बैठा है और लग्न में 12वें भाव का स्वामी है। और शुक्र क्या कारक होता है? विवाह का, पत्नी का। ये पुरुष की कुंडली है तो इसमें पत्नी का कारक होता है, तो शुक्र शादी दे पा रहा है। इसके बाद आता है सूर्य महादशा। तो आप पहले देखें तो सूर्य क्या है? सूर्य तिथि के स्वामी बुध के साथ है, 7वें भाव के स्वामी गुरु के साथ है, ठीक है। तो यहाँ सूर्य विवाह दे सकता है। तो सूर्य पर अंतरदशा मजबूत चाहिए, तो मजबूत थी क्योंकि बुध डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, शुक्र डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें सन, मरकरी, वीनस दिसंबर 2023 शादी हो पाई। तो अप्रॉक्सीमेट एज 31। अब उसमें देखेंगे तो बाकी ग्रह जैसे मंगल, राहु, केतु, शनि का 8वें वक्री हो जाना, ये सब डिले करते हैं, ये जल्दी शादी के ग्रह नहीं होते हैं। तो ऐसे ही आपको देखना है, हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें सूर्य में गुरु की दशा, जैसे जुपिटर 7th लॉर्ड था, तो जुपिटर 7th लॉर्ड होने के बावजूद भी शादी नहीं दे रहा है, शादी बुध दे रहा है। तो बुध शादी देने के लिए योग्य है और गुरु भी है, पर गुरु ने विवाह नहीं दिया, विवाह बुध ने दिया। क्यों? क्योंकि मैरिजेबल एज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर एज जो है लेट है तो फिर शादी तभी हो पाएगी, उससे पहले दशा होगी भी तो आपको रिजल्ट नहीं होंगे। ऐसे ही इसमें ये आखिरी केस लेते हैं। ये केस में विवाह रहा फरवरी 90, 4 फरवरी 1990। तो अगर इसमें देखें तो सूर्य मंगल, अब ये बहुत ही आसान है, कोई भी जज कर लेगा, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी यहाँ पे मंगल है, नवांश में 7वें भाव का स्वामी सूर्य है।
अब दोनों के पास ताकत है शादी देने की, तो सूर्य की महादशा थी, मंगल की अंतर्दशा थी, लग्न में दोनों इकट्ठे भी बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो तिथि का स्वामी इसमें भी बुध है, चतुर्थी का स्वामी, चतुर्थी में जन्म है तो इसका भी स्वामी बुध हो गया। तो बुध किसके साथ है? 7वें भाव के स्वामी मंगल के साथ है, तिथि का स्वामी है, सूर्य की महादशा थी, मंगल का अंतर था, मंगल का ही प्रत्यंतर था जो कि 3 फरवरी से शुरू हुआ, 4 फरवरी 1990 में शादी हो पाई। तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से अगर हम देख पा रहे हैं, और एक बात ये भी है कि इनका कनेक्शन, ये तो 7th लॉर्ड तो सीधे तौर पे हैं, पर इनका कनेक्शन जैसे 12वें भाव का भी स्वामी बुध है, तो ये पूरा योग एक्टिवेट होगा। सन, मरकरी, मार्स, केतु चारों इकट्ठे बैठे हैं तो इनका पूरा कलेक्टिव योग एक्टिवेट है। तो सन, मार्स, मार्स मतलब सूर्य मंगल, मंगल में विवाह संपन्न हुआ। तो यहाँ पे हमने जो है ये 4 केसेस देखे और इनमें कैसे अप्लाई करना है, आपको सिंपल प्रिंसिपल्स भी समझाएं, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आपको तिथि का स्वामी देखना है, 7वें भाव का स्वामी देखना है, 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह या 7वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए ग्रह। नवांश में भी सेम चीज़ कि भाई 7वां भाव या 7वें भाव में बैठने वाले ग्रहों को देखें, और ऐसे ही 12वां भाव या 12वें भाव में बैठने वाले ग्रहों को देखें। तो यही प्रिंसिपल्स 3 चीज़ों को अप्लाई करते हुए आपको मैक्सिमम टाइम ये क्लियर पता चलेगा कि इस टाइम पे विवाह होने के योग इस व्यक्ति के बनते हैं। पर उससे पहले आपको उम्र पता होनी चाहिए कि इस डिले है या जल्दी है या बहुत ज़्यादा देरी से है, ऐसी बातें। तो उसके लिए योग अलग होते हैं, वो कैसे जज करते हैं उनके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज जो आपको समझाने का प्रयत्न था वो ये था कि सिंपल आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं। बाकी इसके साथ में आपको अगर और वेरिफिकेशन एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आप दूसरी दशाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चर दशा राशियों की होती है, उसका इस्तेमाल करके कि अच्छा पैरेलली राशि में कौन सी दशा है, क्या वो भी शादी को अलाउ कर रही है, अगर वो भी दिखा रही है तो मतलब हाँ विवाह बिल्कुल हो पाएगा। और ऐसे ही अगर गोचर हैं तो गोचर जो ट्रांजिट उस टाइम पे चल रहे होंगे ग्रहों के रियल टाइम ट्रांजिट्स वो कैसे हैं, अगर वो भी ठीक है तो इसका मतलब है कि श्योर शॉट विवाह होता है। तो ऐसे आपको देखना होता है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पोस्ट, फेसबुक रील्स और इंस्टाग्राम के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, वेबसाइट, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अन्यथा आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।